तो हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली पिछले वीडियो में। अब और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें हम लोग वेटेज देख लेते हैं। हिस्ट्री में 25, ज्योग्राफी एनवायरमेंट 15 क्वेश्चंस। पॉलिटी का वेटेज काफी बढ़ गया था। करंट अफेयर्स सारा मिला के 23, बिहार स्पेसिफिक 11 क्वेश्चंस, मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड जो भी कहते हैं इसको। ये ओवरऑल रफ मेरा इन्फ्लुएंस है। जो लास्ट पेपर हुआ तो अगर आप मेजर एरियाज देखें एक चेंज है पॉलिटी। पॉलिटी का पहले इतना ज्यादा वेटेज नहीं था, शायद 10-12 क्वेश्चन ही थे। इस बार शायद ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। आपको एक चीज करना है कि पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन वो लोग ज्यादा पूछ रहे थे आपसे। आर्टिकल रिलेटेड, पुराने जो भी अमेंडमेंट्स थे, जो भी वर्डिक्ट्स है, उसको एक अच्छा सा एक पॉलिटी में आप क्रोनोलॉजी बना लीजिए कि ये अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद कैसे हुआ, 76 में कौन कौन से केसेस आए, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, गोलकनाथ। पूरा एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये केस कब हुआ था और किस चीज से रिलेटेड है तो आप बता पाए। उसी तरह इकोनॉमी में भी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि 5 ईयर प्लान्स के बाद कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज चेंज की, अप्रोच चेंज किया, कौन कौन से बॉडीज फॉर्म हुए, कब हुआ, कौन कौन से लेजिस्लेशंस आए। तो अगर आप ये सारी चीजें एक बार बैलेंस आउट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम किस पे अलॉट करना है। अब हो सकता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपका स्ट्रांग हो, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जस्ट कीप रिवाइजिंग, यही मोमेंटम को मेंटेन करना है 2-3 दिनों तक। अब एग्जाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है और 50-50 में रहते हैं और एग्जाम के दरमियान हमें याद आ जाता है। एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब आपको क्वेश्चन देख रहे हैं आपको नहीं याद आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने रिवीजन अपना अच्छे से किया हो, कि थोड़ी देर के लिए आप भूल सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिलैक्स मोड पे रहेंगे, आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए, तो वो भी याद आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस, सपोज कोई क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई क्वेश्चन नंबर 70 है। 3 आपको नहीं आता था, आपने 1 से चालू किया। 3 में आप कंफ्यूज थे 2 ऑप्शंस के बीच में, ठीक है, इन 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज थे आप, एंड आपने छोड़ दिया, चलो ठीक है आप बाद में करेंगे। जब आप 70 पे पहुंचे, सेम उसी थीम से रिलेटेड, सपोज सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर पता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में जो डेटा दिया हुआ है
वो डेटा से आपको कुछ याद आया उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होगा हिस्ट्री में, एक बार नहीं बहुत बार। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब जगह होगा। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में खास करके ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी बाकी क्वेश्चन का आंसर का हिंट आपको मिल सकता है, बिकॉज हिस्ट्री आप रिलेट करके पढ़ रहे हैं चीजों को कि पूर्ण स्वराज क्यों हुआ था, ठीक है, क्विट इंडिया क्यों हुआ था, क्रिप्स मिशन, वेवेल, पूरा क्रोनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी क्यों हुआ था, ठीक है, सी राजगोपालचारी फॉर्मूला क्या था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, डोमिनियन स्टेटस क्या था। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि आपको कैसे रिवाइज करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45, केम्सफोर्ड, मॉडलेमेंटो 1892, जितना भी है, ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें याद रहती है। क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया था, उसे एक्सटेंड किया गया था, डायरकी एट सेंटर एबॉलिश्ड, ठीक है, द नोशन ऑफ राज्यसभा या अपर हाउस। तो ये सारी चीजें जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे एक साथ तो आपको याद रहेगा। देखिए क्या होता है, बहुत बार मैंने देखा है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। आपसे पूछा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब एक्सटेंड हुआ था टू अदर कम्युनिटीज लाइक एंग्लो इंडियंस और बाकी। तो स्टार्ट तो हुआ था 1909 में और एक्सटेंड होता गया 1919 में, 35 में के करके। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली रिवाइज नहीं किए हैं तो क्या होगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1909 था या 19 था या 35 था, ठीक है। और यही प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना वो आपको एकदम नहीं आता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो आपने पढ़ा है बट आपने कंपेयर करके सही से उसको कनेक्ट नहीं किया था, आप बस रटते चले गए थे। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं वो चीजें जो आपको पता है उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। जो चीजें बार बार पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि अरे ये नया है, मतलब ये मैं भूल जा रहा हूँ, ये अगर मैं नहीं पढ़ता तो शायद मुझे याद भी नहीं आता, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिलेट करिए चीजों को। हिस्ट्री पढ़ने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, थीम वाइज। अलग अलग थीम्स, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, चंपारण, होम रूल। अलग अलग थीम्स बना लीजिए, ठीक है। थीम बनाने से क्या होगा, आप पर्सनालिटीज को और इवेंट्स को कनेक्ट कर पाइएगा और एरर का चांसेस घट जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्विट इंडिया ले लिया, ठीक है, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, क्या रेजोल्यूशन था, डू और डाई। इससे रिलेटेड बिहार में क्या चल रहा था, ठीक है, इंडिया में कहां कहां क्या हो रहा था, इससे रिलेटेड पर्सनालिटीज, ब्रिटिशर्स, गवर्नर जनरल, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी, हर कुछ। इस टाइम कोई जर्नल या कोई किताब लिखा गया था क्या, कोई एक्ट आया था क्या, हर कुछ आप अगर रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो क्विट इंडिया की थीम से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप उसको पूरा 360 डिग्री देख के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कैटर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको याद रह जाए, वेल एंड गुड अगर याद रह गया तो, लेकिन चांसेस होता है एरर का, और इसी एरर को कम करना है हमें प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर नॉलेज, ठीक है, सिर्फ नॉलेज नहीं है, आपको अपने नॉलेज को मैनेज करना है, स्मार्टली यूज करना है, बस यही है प्रीलिम्स में। अभी जब आपको पेपर मिला, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका सेट कैसा है। सपोज आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किया है, सपोज, एंड आपका सेट है सेट ए,
एंड पहला क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड क्वेश्चन मिडिवल, फोर्थ बिहार हिस्ट्री, फिफ्थ आर्ट एंड कल्चर। मतलब पहला 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री जो आप बहुत अच्छे से नहीं करके गए थे, एंड आपको अपने करंट अफेयर्स पे भरोसा था कि करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से किया है। क्या होगा, ये 7-8 क्वेश्चन जब आपको नहीं पता रहेगा एंड डिस्पाइट कि आपने बाकी चीजें बहुत अच्छे से की हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। अब सबसे आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो क्यों कहते हैं कि स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। जैसे मेरा था कि मैं मैथ से शुरू करता था, अभी क्या है कि 10 क्वेश्चन मुझे पता है, मैंने बना लिया पार्ट बाय पार्ट। मतलब पहला पार्ट आपने कर लिया, इसके बाद करंट अफेयर्स। मेरे लिए करंट अफेयर्स था क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत स्मार्टली रिवाइज करता रहता था, और मुझे था कि करंट अफेयर्स में अगर 25 भी हो गए सही तो इजीली आप सेल थ्रू कर जाएंगे। तो ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। साइंस एंड टेक भी मैं कर लेता था शुरू में ही, उसमें बायो वाला पार्ट मेरा वीक था थोड़ा बाकी के कंपैरिजन में, तो उसको मैं नहीं समझ में आता था तो थोड़ा थोड़ा बाद में कर लेता था, जो आता था उसको कर लेता था। तो मुझे पता चल जाता था कि कम से कम शुरू में 50-60 क्वेश्चन तो मैंने कर लिया इसी में से। ठीक है, आराम से आप 50-60 क्वेश्चन कर लिए और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि चलो ठीक है, मुझे अब बाकी के 100 क्वेश्चन में मेरे को 40-50 नंबर ही लाना है। ठीक है ना, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब ये नहीं कि आप 1 नंबर से चालू कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्वेश्चन है, तो एक बार पेपर को सरसरी निगाह से देख लेना है कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है और वहीं से चालू करना है। आपका हिस्ट्री अच्छा है, आप बहुत अच्छे हिस्ट्री से चालू करिए। जनरली क्या होता है, हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ ले कम ही लगता है। तो जो एरियाज आपका अच्छा है, सपोज किसी का पॉलिटी अच्छा है, पिछले पॉलिटी के काफी क्वेश्चन आए थे, स्टार्ट विद पॉलिटी। एक कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत, मतलब जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं ना वो डिटरमाइन करता है आपका सिलेक्शन। अब लास्ट का टाइम हम लोग क्यों बचा के रखते हैं गेस वर्क के लिए और कैलकुलेशन। अच्छा, ये कैलकुलेशन क्या होता है? रिस्क बेस्ड कैलकुलेशन। मतलब हम लोग देखते हैं कि इस ऑप्शन में कितना, एक फील आ जाता है आपको पढ़ने के बाद, हर एक ऑप्शन को देख के ना आपको अंदर से एक फील आ जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में इतना किया जा सकता है, या ये ऑप्शन इसलिए सही हो सकता है। आप खुद को समझाते हैं, खुद को कन्विंस करना होता है। बबल मार्क करने के पहले प्रीलिम्स में क्या आपको खुद को कन्विंस करना होता है। कन्विंस कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन नॉलेज। हाँ मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, या बेस्ड ऑन नॉलेज अबाउट अदर ऑप्शंस, कि मुझे पता है ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकता है, ये है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इतना श्योर हूं कि ये बाकी सब चीजें इससे रिलेटेड नहीं है, तो यही होगा। वो इन्फरेंस होता है। और एक होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं 2-3 ऑप्शंस में, मैक्सिमम 2 में ही, कि इन दोनों में से क्या होगा, फिर आप अपने आप को समझाते हैं। देयर इज अ डिबेट आपके अंदर में, वो द्वंद चल रहा होता है कि ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं लेकिन इसमें ऐसा था। तो आप दोनों को वे करते हैं, ठीक है, कि इसमें ज्यादा चांसेस है सही होने की, इसमें ज्यादा चांसेस, जहां आपको ज्यादा फायदा दिखेगा आप उसी में जाएंगे। तो प्रीलिम्स में एक तो क्वेश्चन का इंटरलिंकेज हिस्ट्री में देख लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन सिर्फ आपने सही कर लिया उससे नहीं होता, उस क्वेश्चन का डेटा जो आपने यूज किया है वो दूसरी जगह कहीं यूज आ जाए, चांसेस रहता है हिस्ट्री में ऐसा। ठीक है, मैथ्स में मैंने आपको बता दिया कि जल्दी करिएगा, और मैथ्स में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आर्ट्स वाले खास करके। एंड वन मोर थिंग, दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको ये कभी फील नहीं होने देना है खुद को कि हम लोग जो है बाकी लोगों से, जो दूसरे माध्यम के छात्र हैं उनसे वीक हैं, हमारा नॉलेज बेस कम है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। यही सबसे बड़ा रीजन है सिलेक्शन कम होने का, कि आप पहले से अगर सोच रहे हैं, पहले से अंदर में आपके वो भावना आ गया है, तो आपका जो भी आप पढ़े होंगे ना, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ये चीज नहीं सोचना है आपको, ठीक है। पेपर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में रहता है। हाँ, अब बाइलिंगुअल का जहां तक बात है, कई बार जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, जो प्रेफर करते हैं एग्जाम देने में, वो क्वेश्चन शायद हम लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार कोशिश करिएगा दूसरे लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश जो भी, एक बार देख लिए कि उसमें कैसे पूछा गया, हो सकता है उसको देख के आपको याद आ जाए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली 5 से 10 मार्क्स हमारा प्रीलिम्स में बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा ट्रैजिक इंक्रीज नहीं हुआ कि आप सोच रहे हैं कि सपोज हमारा तो मॉक में 60-70 ही आता था और लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये जो भी मैंने बताया इसको सुन करके, अब बहुत ज्यादा नहीं,
ठीक है, कोई ऐसा कुछ चमत्कार नहीं, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट होता है हर, और इंप्रूवमेंट कैसे होता है, छोटी छोटी चीजों से ही इंप्रूवमेंट होके एक बड़ा ब्लॉक बनता है ना। कहीं आपने नॉलेज इंप्रूव कर लिया, कहीं आपने टेम्परामेंट इंप्रूव कर लिया, कहीं पे ऑप्शन एलिमिनेटिंग आपका बेटर हो गया, टाइम मैनेजमेंट आप सुधार चुके हैं, ठीक है, बबल भरने में कोई एरर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल आपको पता है कि एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको दूसरे में कैसे लिंक करें। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ा सा आपको सक्सेस देता है। तो प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा काम रहना है, एंड सबसे अच्छी बात है कि प्रीलिम्स में आपको लिखना नहीं होता है, बिकॉज मेंस में बहुत लिखना होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको दिमाग लगाना होता है बहुत ज्यादा, एंड क्या लिखने के नाम पे क्या करना होता है, यू हैव टू फिल बबल्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। इतना छोटा सा काम है बस बबल भरने का, ठीक है, छोटे बच्चे भी भर लेंगे अगर उनको बता देना है कि ये बी में भरना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां एकदम अवॉइड करना है, और ये आप तभी अवॉइड कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। वो जो भी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंस है। नॉलेज उनको पता है कि पढ़ के ही आए होंगे आप, ठीक है। नॉलेज टेस्ट तो हो ही रहा है, नॉलेज से भी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो रहा है कि मैंने आपको इतने क्लोज ऑप्शंस दे दिए हैं, अब आप इसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करिए। ये ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि आपका नॉलेज जो है टेस्ट हो रहा है। वो आपको विचलित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। प्रीलिम्स में वही है, क्वेश्चन के ऑप्शंस वो ऐसे दे देंगे कि आप परेशान हो जाएगा, आपको लगेगा ये मैंने तो पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे हैं कि मैं परेशान हो रहा हूं। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा ना जब आपका नॉलेज स्ट्रांग रहेगा, जब आप कनेक्ट करके पढ़ चुके हैं, चीजों को समझा है आपने, सिर्फ रटा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में ध्यान देनी है। एग्जाम के दौरान इन्विजिलेटर या किसी से भी कोई भी फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है, कि सर घड़ी नहीं है, ये नहीं है। अगर डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। एनालॉग वॉचेस अगर अलाउड है तो आप लेके जाइए, अगर आपके पास नहीं भी है, क्लासरूम में घड़ी है तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। वार्निंग बेल मिलता ही है। तो आप अगर मॉक दिए हैं सही से तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में भी कि अभी इतना टाइम हो रहा होगा, आधा घंटा हो गया मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा एक राउंड हो गया मैंने 40 मिनट, मतलब 40 से 45 मिनट के बीच हो रहा होगा, मुझे जल्दी से अगले 40 मिनट में 50% करना है। तो अभी लास्ट मोमेंट में कुछ बहुत ज्यादा ट्रैजिक मत करिएगा। नया, लोग कहते हैं कि नया मत पढ़िएगा कुछ भी, ठीक है। नया मत पढ़िएगा का मतलब होता है कि आपने कुछ एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे उठाया, ठीक है, स्टेट का या इंडिया का, एंड आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने लगे। ये होता है नया नहीं पढ़ने का मतलब। ये नहीं होता है कि आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे सपोज मिस हो गया था आपसे, बजट बिहार का, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इंडिया का आपसे मिस हो गया था, किसी कारणवश आप हिस्ट्री में ज्यादा या करंट अफेयर्स या साइंस ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम दे रहे थे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में आप इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, स्मार्टली अपना टाइम यूटिलाइज करना है। इंटरनेट पे जाइए या यूट्यूब पे चले जाइए, जहां भी आपको बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज मिलेंगे जहां पे उसका क्रक्स लिखा होगा, ठीक है। जिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, सारा डेटा एक जगह। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना ना, आपको रिसर्च नहीं करना मैं इसके लिए। वहां पर आपसे डेटा पूछ रहे हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे बजट का क्रक्स देख लीजिए यूट्यूब में। यूट्यूब में भी आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए, टाइम नहीं है आपके पास, और जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको एक छोटे से पेपर में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अब 3-4 बार, ठीक है, खाली टाइम में वो पेपर देखिएगा। जब तक पेपर देखिएगा तो आपको याद आता रहेगा डेटा देख के कि इससे रिलेटेड ये समझाया गया था, वो समझाया गया था। तो आप देखिए कितना कम टाइम पे आप इकोनॉमिक सर्वे बजट कर लेंगे। ये होता है जब कहते हैं ना कि लास्ट पॉइंट में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। तो नया एग्जॉस्टिव नहीं पढ़ना चाहिए कि डिटेल में एकदम लगे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने हैं, ज्योग्राफी से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, बट वैसा नहीं। अगर कुछ छूट गया है, और ये क्रक्स का क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। सपोज कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक सर्वे में और आप पूरा छोड़ के गए थे ब्लैंक, कि नहीं लास्ट पॉइंट पे तो अभी 3-4 दिन बचे हैं, मैं क्यों करूंगा इसको, नहीं लास्ट पॉइंट में नहीं करना, और कुछ बहुत इजी आ गया तो आपको बहुत पछतावा होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा आसान सा कुछ क्वेश्चन आए और जो 90% लोग कर रहे हैं और आपका मिस हो गया, ठीक है। तो इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं हो सकती। तो लास्ट मोमेंट पे भी कुछ कुछ चीजें जो छूट गई हैं वो आप कर सकते हैं, टाइम बहुत है आपके पास।
स्मार्टली रिवाइज करने के लिए। जो टाइम आप पढ़ी हुई चीजों को जबरदस्ती बार बार रिवाइज करके खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने में यूज कर रहे हैं, वो टाइम ऐसे फ्रिंज एरियाज में यूज करिए। सपोज गवर्नमेंट स्कीम्स आपने अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, बिहार स्टेट से रिलेटेड कुछ भी स्कीम्स है, सपोज 15-20 स्कीम्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी, आपने किया नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लास्ट मोमेंट पे उसको नहीं पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स का जिस्ट आप निकालिए, इंटरनेट से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्या नहीं पढ़ना है वो पता होना चाहिए। पहले प्रॉब्लम था कि क्या पढ़ना है ये नहीं पता था। मैं सोचते थे कि क्या पढ़ना है, सबसे पूछते रहते थे कि ये मटेरियल, कौन सा मटेरियल अच्छा होगा, ये कहां से पढ़े, वो कहां से पढ़े। बट अभी तो फोकस ये है कि क्या नहीं पढ़ना, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। सपोज ज्योग्राफी के किसी पोर्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप पूरा फिजिकल ज्योग्राफी या पूरा क्लाइमेटोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे ना। बेनिफिट देखना है आपको। अगर आपको पता है कि ज्योग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, प्लेसेस से रिलेटेड, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता कर लीजिए कि कहाँ कौन सा मिनरल है, कहाँ क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन सा रिवर है, कौन से लेक्स है, कौन सा शोर है, कौन सा वार्म करंट है, कोल्ड करंट है। ये पूरा एक ज्योग्राफी में आप देख लीजिए कि कम समय में आप ज्यादा कवर कर सके। बशर्ते ये कि आप टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पूरा डिटेल में पढ़ने लगे, क्या होता है फीचर्स सॉइल का, वेजिटेशन कैसा होता है, फ्लोरा फौना क्या होता है। तो इतना ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वही कहने का मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो सब कहते हैं इसको आप कैसे समझ रहे हैं। अगर कुछ एकदम भी छूटा हुआ है आप उसको अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक प्रीलिम्स में क्या है, नॉट लूजिंग होप टिल द लास्ट मोमेंट। बेल बज गया है, 5 मिनट बाकी है आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि वो आएंगे और OMR लेके चले जाएंगे। इस आखिरी के 5 मिनट में ये नहीं कि चलो अब तो हो गया जो होना था, अब तो अगले साल ही अटेम्प्ट देंगे, ये सब ख्याल नहीं आना चाहिए। उस आखिरी के 5 मिनट तक आपको फाइट करना है। क्या पता 3-4 क्वेश्चन आप कर दे कुछ ऐसा अच्छा, हर एक क्वेश्चन से आप कट ऑफ के पास जाएंगे। ऐसा मतलब जो सिलेक्टेड लोग भी होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता कि उनको पता रहता है कि अच्छा चलो 115 कट ऑफ गया था, मुझे तो 110-100 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, उनको भी 60-70 ही आता होगा मैक्सिमम। बाकी का जो गैप है वो बनाना पड़ता है, वहां मेहनत करना पड़ता है। ऐसा बहुत रेयरली आप देखेंगे कि कट ऑफ जितना है उतना उससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन सबको आता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। ये जो सफर है ना 60-70 से लेकर के प्लस 40-50 वाला, यही टफ है। और इसी में आपका स्मार्टनेस, आपका नॉलेज, आपका टेम्परामेंट, आपका स्टेट ऑफ माइंड सब यूज होता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि पेपर मिला तो मुझे तो 60-70 ही आते हैं, कट ऑफ तो पहले से पता है कि 100, 105, 110 ऐसा जाता है, तो मेरा तो नहीं होगा। सबके साथ यही केस है, ठीक है। सिलेक्ट वही होगा जो लास्ट तक गिव अप नहीं करेगा। तो गिव अप नहीं करना। और एग्जाम के टाइम कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि पेपर देखने के साथ कि मुझे पता ही था कि इस बार ऐसा पेपर आएगा, टफ था, वैसे भी पेपर कैंसिल हो गया था, मेरा मन नहीं था देने का, या फेस्टिव सीजन है, या मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था, कुछ इश्यूज था, मेरा ऑप्शन रेडी नहीं है, तो प्रीलिम्स निकाल के भी हम क्या करेंगे, मेंस का तो अभी तक हम आंसर राइटिंग चालू ही नहीं किए। बहुत तरह के ख्याल आएंगे कि पेपर ऐसा हो गया, पेपर बहुत टफ है, छोड़ देते हैं, आ गए तो अब दे देते हैं, बाकी होना तो नहीं है। मतलब ये सारा ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुत सारा नेगेटिव ख्याल है जिससे आपको दूर रहना है। और पॉजिटिव आप कब रहेंगे, जब आप पेपर के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको कैसे मैं याद कर लूं, कैसे मुझे याद आ जाए कि क्या आंसर होना चाहिए। आप फाइट कर रहे हैं, ना कि आप नेगेटिव थॉट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के टाइम में हो जाता है, कभी कभी लोग नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। पूरे टाइम आपको यही सोचना है कि मैं कैसे कट ऑफ क्लियर कर लूं। एंड 1.5 घंटा जब आपका पेपर हो जाता है, उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको फील आ जाता है कि मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, या कट ऑफ के काफी क्लोज हूं, या कट ऑफ से बहुत दूर हूं। इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, कोई भी फीलिंग आपको आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको लगे रहना है। लास्ट का वो जो 5 मिनट है उस समय भी आपको लगे रहना है। ये नहीं कि छोड़ दिया पेपर कि नहीं चलो अब तो कुछ नहीं हुआ है। एंड बबल भरने में गलती नहीं होना चाहिए। ट्राई करिएगा, अगर आपको ये सूट कर रहा है
बबल साथ में भरे, क्वेश्चन सॉल्व करो बबल भरो, ये नहीं कि लास्ट में आप बबल भर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, सपोज बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग लास्ट में बबल भरते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक प्रेशर रहता है मेरे पास कि लास्ट में मुझे 10-15 मिनट चाहिए अच्छे से बबल भरने में ताकि गलती नहीं हो जाए, तो वो 10-15 मिनट इज कंप्लीट वेस्ट, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बबल भर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ करेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एंड ज्योग्राफी में ज्यादातर वो लोग फिजिकल और क्लाइमेटिक फीचर्स पूछते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल्स एक्ट सब अच्छे से देख लीजिएगा। अब सपोज कुछ नई बॉडीज हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, 10 शेड्यूल, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो बहुत डिप्टी स्पीकर, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, बहुत सारा कुछ न्यूज में था। फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, डीपीएसबी में कुछ कुछ न्यूज में था, ठीक है। हर घर तिरंगा ये कैंपेन था, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देख लीजिएगा 2002। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं याद कर पा रहे, परेशान मत होइएगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है उसका भावना समझ लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ताकि अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो अब कर ले। ये तो हो गया पॉलिटी में। हिस्ट्री में चीजें वही हैं, कुछ चेंज नहीं होती, हमेशा से वही है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट में बिहार में काफी कुछ ज्यादा था, एंशिएंट पे ज्यादा फोकस रहना है हमारा, सबसे ज्यादा मॉडर्न, फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल, क्योंकि मिडिवल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है अगर आप बिहार में देखें तो, अपार्ट फ्रॉम शेरशाह, ठीक है। तो एंशिएंट और मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान देना है विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, और मॉडर्न पे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बराबर है, 10-10 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा ज्यादा इजी इसलिए लगता था कि एप्लीकेशन बेस ज्यादा रहता था। एंड बायो हो सकता है, मेरा बायो बैकग्राउंड नहीं है इसलिए मुझे ज्यादा लगता था, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर तीनों अच्छा है तो बढ़िया है, बाकी कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो शुरू से हम लोग इग्नोर करते हैं। एक बेयर मिनिमम हम लोग ओवरऑल कम टाइम में जितना देख सकेंगे देख लेंगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा ना क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए कि उस टॉपिक से क्या क्या है, उसके अराउंड उस टाइप की चीजें पढ़ लीजिए, ये नहीं कि पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर आपने ठीक से पढ़ा है और समझा है ना, वहां पे याद आ जाएगा। क्या होता है एग्जाम के ठीक पहले वाली रात को आपको लगता है कि अरे ये मैं भूल रहा हूं, आप बार बार जाके बुक्स निकाल रहे हैं, बार बार जाके नोट्स निकाल रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो आपको रटना नहीं है ना, वहां पे आपको पहचानना है। यू डोंट हैव टू, मतलब वहां से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा है फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, यहाँ पे क्या होगा, आपको खुद से वहां लिखना, वैसा नहीं है। आपके सामने चीजें हैं, छुपाई गई हैं, सही चीजों को, जो सही चीज है उसे गलत चीजों के बीच में छुपाया गया है, ठीक है। आपको बस उसको पहचान लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको एकदम पूरा स्पेलिंग याद होना चाहिए, कब हुआ था पूरा डिटेल, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं, हम लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं ना कि हम लोग पूरा बहुत ज्यादा डेटा मगअप करके एकदम कि नहीं आएगा तो कर ही देना है। अगर आपने ठीक से उस डेटा को पहचान भी लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, फिनिश। कोई भी क्वेश्चन में इमोशनली अटैच नहीं होना है, नो इमोशनल अटैचमेंट। सपोज आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, हिस्ट्री के आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, एंड एक नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन है एंशिएंट या मिडिवल मॉडर्न जो कि आपने कई बार पढ़ा है, इनफैक्ट आपने दूसरों को भी पढ़ा है, अपने फ्रेंड्स को, एंड उससे कोई सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, देन क्या होता है, दो केसेस है, या तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, चलो ठीक है नहीं बन रहा है, एक कुछ लॉजिकल गेस लेके आंसर मार के चलते आगे, और एक कि आप उसमें एकदम अटैच हो जाएं कि मुझसे कैसे नहीं बन रहा है, यही हो सकता है, दो चीजें। तो ये वाला जो फीलिंग है ना कि ये मेरा फेवरेट है और इसमें मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपने पढ़ा आपका फेवरेट टॉपिक है और इसको आपने सही कर दिया तो इसका +5 मिल जाएगा, बाकी में सिर्फ +1 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का सेम वेटेज है,
तो किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है और किसी भी एरिया से इमोशनली डिटैच भी नहीं होना है कि नहीं आप जा रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे आपने देखा इकोनॉमी का, नहीं मुझे इकोनॉमी तो करना ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। तो ये चीज अवॉइड करेगा। सपोज किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है एंड ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टफ है, हो नहीं रहा, एंड वो क्या करते हैं, लोग ईगो पे ले लेते हैं कि मुझसे कैसे नहीं होगा, मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईटी से हूँ, ये ट्रिगो का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो मुझसे कैसे नहीं होगा, और उसमें हम लोग 5-10 मिनट देते हैं कि नहीं इसको तो करेंगे, और खुद का ईगो सेटिस्फाई करते हैं। वो 5-10 मिनट जो आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन में, ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो गलती हो चुकी है, आपको एहसास भी नहीं होगा। बहुत लोगों को इस गलती का एहसास भी नहीं होता कि टाइम खराब हो चुका है एक क्वेश्चन के पीछे ओवर थिंकिंग करने में। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है बहुत ज्यादा कि एकदम स्ट्रेस देना है, नहीं आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ो, उसको मार्क कर दो। क्या पता आगे तुम 10-20 क्वेश्चन करो और अचानक से तुम्हारे दिमाग में आ जाए, फिर वापस जाके तुम क्लिक कर लो, ये होता है। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं आप उसी टाइम एग्जाम में आपको याद है, हो सकता है कि एग्जाम में आधे 1 घंटे बाद वो चीज क्लिक कर जाए। सपोज आपने कुछ यहाँ पढ़ा 1857 रिवोल्ट का कोई क्वेश्चन है, 3-4 ऑप्शन है, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, आपने कहा चलो ठीक है इसको मार्क कर देते हैं, 50-50 वाले में बाद में करेंगे। आप आगे बढ़ते गए, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में फिर से 1857 से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन था जो आपको आता था, और उसको सॉल्व करने से आपको ये पता चला कि ये तो सही है लेकिन ये बाकी सब जो है गलत है इससे रिलेटेड, और इसके हिंट से आपको यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आप ये सॉल्व कर लेंगे। ये होता है हिस्ट्री के केसेस में, काफी होता है ये। ठीक है, साइंस में भी थोड़ा बहुत चलता है। तो कहने का मतलब यही है कि नॉलेज और स्मार्टनेस दोनों एग्जाम में काम आने वाला है आपको। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, नॉलेज सबके पास है, वही किताबें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत या बिहार एक परिचय ये किताबें किसी को, सबको पता है। इनफैक्ट वहां पर जो बुक शॉप में जो लोग हैं उनको भी पता रहता है कि कौन सी किताब, उनसे पूछेगा तो वो हम लोगों से ज्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके बीपीएससी क्रैक कर। तो आपको अपना टेम्परामेंट बनाए रखना है, रूटीन जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपना जो रूटीन है उसको अलाइन कर लीजिए एग्जाम के हिसाब से, अपना फूड हैबिट वैसे अलाइन कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो रिलैक्स करिए। ठीक है, यू कैन स्लीप। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इधर उधर, फोन पे इधर उधर कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना, एंड एग्जाम सेंटर एक दिन पहले ट्राई करिएगा पहुंचने का। ठीक है, और बिल्कुल काम रहना है। 2 घंटे का पेपर है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि आपको दिन भर मेंस की तरह मेंस लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से परेशान होना है, अपना पेन वेन चेक कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ले जाइएगा, कुछ भूलिएगा मत। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एग्जाम सेंटर पे बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहना है। कुछ भी हो जाए आपके, सपोज आपके रूम में सपोज इन्विजिलेटर किसी को डांट रहे हैं, कोई पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, या किसी का इन्विजिलेटर से ही बहस होने लगा, उन सब चीजों में के लिए रेडी रहना है, काम रहना है। हमारे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसको जो करना है करने दो। ठीक है ना, आप वहां पर एज एन एस्पिरेंट जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जा रहे हैं? ऑफिसर बनने। ठीक है, तो एस्पिरेंट से ऑफिसर का ये जो सफर आप तय करेंगे, प्रीलिम से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन होना चाहिए, एग्जाम में जाके बैठ के आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, चीजों को याद कर रहे हैं, रिलैक्स हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप पैनिक कर रहे हैं। ऑफिसर, अगर आपको पैनिक करेंगे तो आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। ये लास्ट का जो टाइम होता है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, स्ट्रेसफुल होता है बहुत, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है लास्ट वाला टाइम, क्योंकि इस टाइम हमारा एफिशिएंसी बहुत हाई रहता है। जैसे जैसे फाइनल डे अप्रोच करता जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं। तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करना है, हमें परेशान नहीं होना है बहुत ज्यादा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे बहुत लोग गेम हार जाते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट पे आके ये अटेम्प्ट नहीं देंगे। मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके कहते हैं कि ये वाला अटेम्प्ट हमने नहीं दिया, अब अगले साल अच्छे से देंगे। तो वो जो अच्छे से देंगे ना, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता।
जीएस का सिलेबस ऐसा है, आप कितना भी पढ़ लीजिए कभी भी पूरा खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आपको कौन सा टॉप करना है, आपको थोड़ी 150 में 150 लाना है, आपको 150 लाना है क्या, आपको लाना है 115 नॉट 150, ठीक है। तो यही हम लोग को ध्यान में रखना है कि हमें बस क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है। बाकी लोगों से जो गलतियां हो रही हैं इस रिजेक्शन टेस्ट में, वो गलतियां नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं होना है, ठीक है। बस यही बेसिकली, और आप एकदम सेफली रहना है एग्जाम में भी, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग और बहुत ज्यादा कुछ एडवेंचरस नहीं करना है पेपर में, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व करना है, जैसे आप मॉक देते आए वैसा ही आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज्यादा एब्रप्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं सपोज एकदम एब्रप्ट सा पेपर आ गया, पैटर्न ही चेंज हो गया एकदम, ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। आप अगर कॉन्फिडेंटली पढ़ के गए हैं तो बस यही सोचना है कि अगर मुझे नहीं आता है तो बाकी लोगों को भी नहीं आता होगा। खुद को ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने इतना पढ़ा फिर भी मुझे नहीं आता, बाकी लोग तो आगे निकल, नहीं। अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत जुडिशली पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो बाकी लोगों से भी नहीं हो रहा होगा, इससे परेशान नहीं होना है। फिर भी इसमें फाइट करके कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके हम क्रैक कर लें, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जितना कुछ भी मैंने आपको बताया है, बाकी सारे जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शेयर कर दिया है। और आप लोग बस लगे रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए, बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स रखिए, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू।